नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा आपके लिए 5 अगस्त 2024 के अखबारों की सुर्खियां लेकर उपस्थित हूं। मित्रों, वैसे तो आप सभी लोग अखबार पढ़ते हैं। प्रायः देखा जाता है कि अखबारों में विभिन्न प्रकार की खबरें, भांति-भांति की खबरें आती है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमारे लिए उपयोगी खबरों को निकालने का होना चाहिए, जो हमारे लिए ज्ञानवर्धक हो और एक उपयोगी खबर जिस पर हम विचार मंथन कर पाएँ और एक निष्कर्ष प्राप्त कर सकें, जो हमारे लिए मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में भी उपयोगी साबित हो सकती है। तो मैंने ऐसा प्रयास किया है कि जो मैं डेली न्यूज़पेपर रीड करता हूँ उनमें से अपनी डायरी में लिखी गई खबरों को आपके साथ साझा करूँ, ताकि आपको भी लाभ पहुँचे। आप मुझे बताना कहाँ कमियाँ रही, और इन खबरों से जो निष्कर्ष निकाला गया है उनमें यदि आपका कोई सुझाव हो, कुछ ऐड करना हो तो आप बता सकते हैं। मैं कोई विशेषज्ञ पत्रकार, शिक्षक तो नहीं हूँ, आपकी ही तरह एक सिविल सेवा का अभ्यर्थी हूँ। मित्रों, आज 5 अगस्त 2024 आप याद कर पा रहे होंगे, आज 5 वर्ष पूरे हुए हैं धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में हटाने के लिए संसद में बिल लाया गया था, उसको बाद में मैंने इस खबर को कवर किया है। हम मध्य प्रदेश की खबर से यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। कल एक हृदय विदारक घटना हुई है सागर जिले के शाहपुर ब्लॉक में। शाहपुर में हरदौल मंदिर के समीप बच्चे जो 9 मासूम हैं वो जर्जर मकान की दीवार गिरने से मृत हुए हैं, और ये मंदिर में पूजा के लिए पार्थिव शिवलिंग बना रहे थे। अब ये तो खबर हो गई आपकी। अब ये खबर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मित्रों, इस खबर से सवाल उठाए जा रहे हैं, और सवाल उठना लाजमी भी है कि जो वहाँ का नगर पंचायत या नगर पालिका जो भी है, उनके अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं। वहाँ के उपयंत्री, सीएमओ, क्या जर्जर मकानों का सर्वे किया जाना आवश्यक नहीं समझा उन्होंने? क्यों नहीं समझा? क्या मकानों को गिराने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की थी उन पर कार्रवाई होगी, और वह कार्रवाई कितनी काफ़ी होगी? उन हताहत परिवार, जो शोक संतप्त परिवार है, उनको कितना न्याय उपलब्ध करवा पाएगी? तो ये सवाल ही है। मुद्दा यह है कि प्रशासन कितना सजग है, और सिर्फ प्रशासन की सजगता ही इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काफ़ी है? क्या नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? इन सब मुद्दों पर विचार किया जाना आवश्यक है। फिलहाल इस खबर से एक सबक हमें मिल रहा है कि जो जर्जर इमारतें या इस प्रकार के ढांचे हैं, इनसे यथासंभव दूरी बनाकर रखी जानी चाहिए, और प्रशासन सख्त कार्रवाई अगर इनको लेकर करे, पहले सर्वेक्षण करवाए और इनको गिराने की प्रक्रिया की जाए, तो इस प्रकार के हादसों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सागर के एसपी साहब और कलेक्टर साहब सहित एसडीएम साहब को भी वहाँ से हटा दिया गया है, और शाहपुर के सीएमओ और उपयंत्री को हटाने के साथ साथ निलंबित भी कर दिया गया है। मित्रों, ये त्वरित कार्रवाई तो है, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है प्रशासन पर। मित्रों, जुलाई में बेरोजगारी दर 1.3% कम हुई है, जो पिछले 8 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी थी। तो जून तक ये 9.2% थी। अब जुलाई में 1.3% घटी, अर्थात अब 7.9% रह गई है। और ये सर्वे किया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा, ताज़ा सर्वे जारी किया गया है, उसमें ये आंकड़े सामने आए हैं। तो एक सकारात्मक है, और आपके जवाब में एक इनपुट दे सकता है कि पिछले महीने बेरोजगारी दर कम हुई है। अगर इसी प्रकार का रुझान सामने आता है तो एक सकारात्मक बिंदु हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हो सकता है। इसके बाद कल भारतीय टीम ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंची है। ब्रिटेन को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से इंडियन टीम ने पराजित किया है, और सबसे बड़ी बात इस जीत में ये है कि भारत के खिलाड़ी अमित रोहिदास को रेड कार्ड दे दिया गया था, और रेड कार्ड जब किसी खिलाड़ी को मिल जाता है तो वो
खेल से बाहर हो जाता है। तो हम लोग 11 नहीं 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे। शुरू के 12वें मिनट में ही हमें रेड कार्ड मिल गया था अमित रोहिदास को। तो हम 10 खिलाड़ियों के साथ भी बहुत अच्छा खेल दिखाया। और कल हमारे जो गोल कीपर है आर श्रीजेश, उन्होंने बेमिसाल लाजवाब खेल दिखाया और 13 गोल सेव किए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। मुझे उम्मीद है आप ओलंपिक को फॉलो कर रहे होंगे। और अभी तक भारत 3 कांस्य पदक ही जीत पाया है और उम्मीद करते हैं कि जो आज से कुश्ती के मुकाबले शुरू हो रहे हैं और कल और परसों वेट लिफ्टिंग और जेवलिन थ्रो में हमें उम्मीदें हैं नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू से कि पदक तालिका में हमें और अधिक ऊपर लेकर जाएं। मित्रों, कल क्रिकेट से भी एक हमारे लिए अच्छी खबर नहीं आई। श्रीलंका ने भारत को हरा दिया। दूसरा ये वनडे था, पहला वनडे टाई हुआ था और ये दूसरा वनडे कल लो स्कोरिंग था, फिर भी हम हार गए। और ये ऐसा 28 साल बाद हो रहा है कि हम कोई वनडे सीरीज जीत नहीं पाएंगे श्रीलंका से। तो ये वाकई लगभग क्या 11 सीरीज लगातार हम जीते थे और अब ये सीरीज या तो ड्रॉ हो सकती है या श्रीलंका जीत सकता है। आखिरी मैच शेष है अभी इसका। एक सबसे अच्छी पॉजिटिव खबर जो छत्तीसगढ़ से आई है मित्रों, नक्सल प्रभावित जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर जिला है, वहाँ बिना सरेंडर और एनकाउंटर के नक्सलवाद की गतिविधियाँ कम हुई है। कैसे कम हुई है? वहाँ चलाए जा रहे सरकार के अभियान आपका अच्छा गांव अभियान का नाम है। उसके तहत जहाँ पहले पुलिस कैंप तक ही सहायता के प्रावधान थे, पुलिस कैंप क्षेत्र में बुनियादी सामग्री का वितरण करता था और नक्सलियों के समर्थकों को मुख्य धाराओं से जोड़ने का प्रयास करता था। लेकिन अब इस अभियान के तहत गांव में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है और उन मूलभूत सुविधाओं के पहुंचने के कारण यहाँ नक्सलियों की आवाजाही कम हो गई है। अब कैसे हो गई है? पहले जब सुविधाएं नहीं पहुंचती थी तो अपनी बातों से भ्रमित करते थे, उनको उकसाते थे नक्सली कि सरकार आपकी हितैषी नहीं है और हम लोग आपको अधिकार दिलाएंगे, हम तक कोई सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं और सरकार हमें वंचित ही रखना चाहती है। इस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। लेकिन जब अब सुविधाएं पहुंचने लगी है गांव तक, वहाँ पोस्टर बैनर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं और जब सुविधाएं पहुंची है तो वहाँ जैसे बंद पड़ी दुकानें खुलने लगी, नए पंचायत भवन बनने लगे। और मित्रों, ये उस गांव की कहानी आज के अखबार में दी गई थी। ये बोदली गांव है बस्तर क्षेत्र का, बहुत संवेदनशील क्षेत्र था। तो यहाँ से खबर काफ़ी पॉजिटिव है। इस प्रकार का आप इंटरव्यू में ये मुद्दा आने पर आंसर में जोड़ सकते हैं एक फैक्ट कि साहब ऐसा ऐसा है, इस गांव की कहानी हमने पढ़ी थी। तो ऐसे प्रयास आगे भी किए जाने चाहिए। धीरे धीरे नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आपने पिछले 20 वर्षों से लगातार बांग्लादेश में एक खबर को लगातार सुर्खियों में रहते हुए देखा है। वहाँ हिंसा चल रही है आरक्षण विरोधी आंदोलन को लेकर। आप जानते हैं 1971 में बांग्लादेश विश्व पटल पर आया और बांग्लादेश में उसी समय आज़ादी का संघर्ष करने वाली एक पार्टी थी आवामी लीग, जिसकी नेता शेख हसीना वर्तमान में भी प्रधानमंत्री है और जिसके संस्थापक शेख मुजफ्फर रहमान उनका नाम था। तो उनकी पार्टी है आवामी लीग। तो मित्रों, बांग्लादेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में जो स्वतंत्रता आंदोलन के लड़ने वाले जो लोग थे उनके परिवारों को 30% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो ये 30% आरक्षण का विरोध वहाँ हो रहा है। आरक्षण विरोधी आंदोलन भड़क रहा है। जहाँ हालिया खबरों में 97 लोगों की मौत कल हुई है, 500 लोग घायल हुए हैं और 3 दिन के लिए वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है और लगातार हिंसक झड़पें चल रही है। तो ये 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने वाले परिवारों के सदस्यों को आरक्षित कोटे को समाप्त करने की मांग वहाँ चल रही है, यानी आरक्षण विरोधी अभियान है। तो ये खबर काफ़ी गंभीर है और आरक्षण चूँकि भारत में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि भारतीय सर्वोच्च विधि संविधान ने इसको देश को इतने विविध और व्यापक वृहद देश को बड़े अच्छे से संभाल रखा है
और हमारी सहिष्णुता भी इसमें सहायक है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने में विश्वास करते हैं। फिर भी ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर मैं अलग से वीडियो तैयार करूँगा। भारत में आरक्षण, क्रीमी लेयर क्या है, इंदिरा साहनी केस क्या है, SC ST रिजर्वेशन में भी अब कोटे में कोटा आ गया है, सभी पे मैं अपना दृष्टिकोण व्यक्त करूँगा आपके सामने, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगली आज की खबर थी, जो बिजली में सरकार सब्सिडी दे रही है वो एक बड़ी समस्या सरकार के लिए बन गई है। मित्रों, 2018 में जो सब्सिडी की राशि थी वह 2024 में बढ़कर 21 गुना बढ़ चुकी है। 5800 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर जा रहा है। और इसके विकल्प के तौर पे मध्य प्रदेश सरकार अब PM सूर्य घर योजना को अधिक तीव्रता के साथ लागू करने पर जोर दे रही है। मित्रों, आप जानते हैं इसी वर्ष सूर्य घर योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसको आप थोड़ा पढ़ लेना। अभी जितनी जानकारी मेरे पास है मैं आपको बताता हूँ कि 60% राशि इसमें केंद्र सरकार देती है और 40% राशि बैंक द्वारा लोन के तहत मंजूर होती है, जिसका हम हर माह किस्त दी जाती है। तो ये प्रावधान है उसमें। मित्रों, इसमें योजना में लगभग 1 करोड़ घरों तक 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप लगाए जाने का इसमें प्रावधान है। और ये लगने के बाद काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। कैसे? इस योजना का गणित अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आप समझना इसको। 100 यूनिट अगर कोई फैमिली खर्च करती है, खपत करती है, तो उसका खर्च आता है 895 रुपये, अभी वर्तमान की जो कीमत है। और इस रूफ टॉप जो लगाया जाएगा उससे बिजली बनेगी, उसकी कीमत लगभग होगी 859 रुपये। तो उस परिवार को सिर्फ 36 रुपये प्रति माह बिल देना पड़ेगा, जो काफ़ी कम रहेगा। वहीं अगर 150 यूनिट कोई परिवार खपत करता है तो उसको कैलकुलेशन के बाद, सोलर रूफटॉप लगने के बाद की बात है, 183 रुपये बिल देना पड़ेगा सिर्फ। तो ये बिना सब्सिडी के है, सरकार इसमें कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इतना उत्पादन उसके घर में ही हो जाता है। तो इसमें राज्य पर जो सब्सिडी का बोझ है वो कम हो जाएगा। तो एक वैकल्पिक समाधान सरकार ने तलाशने की कोशिश की है और इस पर कार्य तीव्र कर दिया है। तो आप भी अगर इस प्रकार का सोलर रूफटॉप लगाना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग की जो वेबसाइट है उस पर जाइए, मध्य प्रदेश सरकार की, और आवेदन कर दीजिए। वहाँ जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। मित्रों, उद्योगों के अनुसार होना चाहिए वेतन निर्धारण। जी हाँ, यही कथन था हाईकोर्ट का कल। इंदौर खंडपीठ की जो डिवीज़न बेंच है उन्होंने सरकार को निर्देश दिया है कि जो उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, उनके सारे हितधारक हैं, उनकी बैठक बुलाई जाए और न्यूनतम वेतन नीतियों में संशोधन किया जाए। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बहुत हार्ड एफर्ट मांगते हैं लेकिन उतना उसमें वेतन नहीं है, तो ये विसंगतियाँ तो विभेदकारी है। तो इन पर एक नीतियों में संशोधन करके इसको समान किया जाना चाहिए, क्योंकि समान कार्य समान वेतन का जो सिद्धांत है वो हमारे DPSP में भी वर्णित है। तो राज्य को इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, और राज्य यदि प्रयास नहीं करता है तो न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के तहत निर्देश देती हैं, आप जानते ही हैं। तो उसी के तहत ये याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। ये भी माफ़ करें, हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ ने निर्देश दिया है। ये भी आज के समाचार पत्र की सुर्खियों में था। मित्रों, टीकमगढ़ पलेरा तहसील, आपको बुंदेलखंड लेकर चलता हूँ। वहाँ एक पंचायत है, बारी पंचायत, और वहाँ आदिवासी सरपंच है जिनका नाम है भूमानी बाई। अब क्या है भाई साहब भूमानी बाई? मित्रों, भूमानी बाई एक आदिवासी गरीब महिला है। ये सरपंच है, लेकिन इनको ये भी पता नहीं है कि मेरी पंचायत में क्या काम हो रहा है, क्या योजना चलाई जा रही है, किनको लाभ मिल रहा है, कितना रुपया आ रहा है, कुछ भी पता नहीं है। और वहाँ जो पंचायत का सचिव है वही सारा काम करते हैं और इनके पास आ जाते हैं सिर्फ हस्ताक्षर करवाने के लिए, ऐसा इनका कहना है। मीडिया से चर्चा में इन्होंने बताया है। ये आपका बिंदु महिला आरक्षण, महिला प्रतिनिधित्व को लेकर ऐड करना, आप याद रखो इसको। फैक्ट अगर आप डालते हो ना तो बड़ा प्रभावी होता है। साक्षात्कार में भी आप अगर इस बात की बोलो कि उन भूमानी बाई ने इस प्रकार का कहा था, तो सर बेशक हमने विधिक प्रावधान कर दिया कि महिला प्रतिनिधित्व बनाएंगे, लैंगिक समानता
सामाजिक न्याय की स्थापना हम करेंगे। लेकिन जब तक व्यवहारिक स्तर पर इस प्रकार की परिपाटी चलती रहेगी, सरपंच पति का कॉन्सेप्ट, सचिव व रोजगार सहायक द्वारा, तो स्थानीय स्वशासन में भी हम सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता नहीं ला पा रहे हैं। तो एक बड़े स्तर पर तो काफ़ी चैलेंजिंग है फिर तो हमारे लिए। और नारी वंदन अधिनियम अभी आया है जो महिलाओं के लिए, ये भी एक चर्चित मुद्दा है। इस पर हम लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनते आए हैं और हम भी इस पर एक चर्चा लेकर आएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। तो ये आप फैक्ट याद रखना, ये कल की ही खबर है। इस प्रकार बल मिलेगा आपकी बात को। अब एक ओलंपिक में फिर से चलते हैं। जोकोविच जो सर्बिया के टेनिस सुपरस्टार हैं, उन्होंने गोल्डन स्लैम पूरा कर लिया है। कल ओलंपिक गोल्ड पदक उन्होंने जीता। गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही उन्होंने गोल्डन स्लैम पूरा कर लिया। अब क्या होता है गोल्डन स्लैम? आप जानते हैं मित्रों, टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट प्रतिवर्ष होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और यूएस ओपन। ये चारों ग्रैंड स्लैम जो व्यक्ति जीत लेता है और साथ ही ओलंपिक गोल्ड भी जीत लेता है, तो उसे बोलते हैं गोल्डन स्लैम पूरा कर रही है। अभी तक जोकोविच से पहले 4 लोगों ने इसे पूरा किया था। स्टेफी ग्राफ, सेरेना विलियम्स, आंद्रे अगासी और राफेल नडाल। तो स्टेफी ग्राफ और सेरेना विलियम्स ये महिला खिलाड़ी है, आंद्रे अगासी और राफेल नडाल ये पुरुष खिलाड़ी। तो इन 4 लोगों ने अभी तक पूरा किया था और 5वें खिलाड़ी बन गए हैं अब नोवाक जोकोविच। तो आप ये प्री के लिहाज से अच्छी खबर, जो 25 का प्री देंगे जो लोग उनके लिए वो तो हमारा वीडियो अभी नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उनके लिए हेल्पफुल है। मित्रों आज एक अच्छी खबर क्या, इसे आप एडवाइस मान लीजिए, सुपर कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है। हमारे जीवन में कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। आपके परिवार में, दोस्तों के बीच, आप कार्यस्थल पर जब भी जाते हैं तो आप किस प्रकार से कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं आपके सहकर्मियों के साथ। ये आपके कामों में गतिशीलता, सहजता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी बात को सामने वाले के सामने सरलता, सहजता से रखना, फिर उसकी प्रतिक्रिया को अच्छे से सुनना, समझना और फिर कोई स्टैंड लेना और निष्कर्ष तक पहुंचना एक सुपर कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी जो व्यक्ति सही सवाल करना जानता हो, साथ ही दूसरों को सुनना भी जानता हो, ऐसे लोग किसी से भी आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। और अभी आप प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो एक जो सुपर कम्युनिकेशन स्किल है वो आपके लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए आप चार्ल्स डहिंग की बुक पढ़ सकते हैं, सुपर कम्युनिकेटर्स, उनके गुण उसमें बताए गए हैं। तो और ये इन्होंने सुपर कम्युनिकेशंस के बारे में बताया है। तो यही चीज़ है, बस इसका सार यही है कि आप सामने वालों को अच्छे से सुनें और फिर वांछित प्रतिक्रिया दें, सामवेगिक बुद्धिमत्ता का परिचय दें। मित्रों 370 हटाने को आज 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये आज के दिन ही संसद में बिल अमित शाह लेकर आए थे लोकसभा में। तो सवाल है कि 5 साल हो गए हैं, राज्य से उसको यूटी बना दिया, तो क्या परिवर्तन हुआ है, कितना सफल और सही निर्णय रहा है। तो आइए इसके कुछ बिंदु जो हमें समझना चाहिए। मित्रों जो पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पर निकल कर आ रही है वो है कि अलगाववाद समाप्त हो गया है। पहले सरकार के विरोध में काफ़ी घटनाएं, पत्थरबाजी, आगजनी इत्यादि बंद जैसे आह्वान ऐसे होते रहते थे, वो काफ़ी कम हुए हैं। अलगाववाद की विचारधाराएं कम हुई है और पत्थरबाजी जैसी घटनाएं लगभग समाप्त हो गई हैं, 99% कम हो गई हैं दोस्तों। तो ये पॉजिटिव बिंदु पिछले 5 वर्षों के एनालिसिस के बाद हमें समझ में आता है। दूसरी बात मनोरंजन की, तो जो जम्मू कश्मीर राज्य वर्तमान में जो यूटी है, वहाँ फिल्म पॉलिसी लागू कर दी गई है और यहाँ 2023 में 102 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग हुई है। आप समझ सकते हैं कितना परिवर्तन हुआ है। जहाँ आतंकवाद के कारण एक समय वहाँ भय व्याप्त रहता था, लोग जाने से डरते थे, वहाँ इतना बड़ा परिवर्तन। पर्यटन उद्योग की बात करें तो रोजगार का सबसे बड़ा सहारा इस समय जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। और मित्रों पिछले वर्ष के आंकड़े
लगभग 2.1 करोड़ पर्यटक 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में पहुँचे हैं और अभी भी जुलाई तक के आंकड़े आप देखें तो लगभग 1.2 करोड़ पर्यटक वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन के तौर पे देखा जा रहा है। आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं इस बात को और आप बता सकते हैं बोर्ड मेंबर को भी। मित्रों, विकास प्रोजेक्ट वहाँ चलाए जा रहे हैं। एक अवसंरचनात्मक सुधार हो रहे हैं और एक आंकड़ा ये बताता है कि एवरी डे 17.5 किलोमीटर सड़क निर्माण हो रहा है, जो 5 वर्ष पहले 8.5 था। तो यहाँ भी वृद्धि हुई है। तो विकास प्रोजेक्ट भी आप बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरी है जम्मू कश्मीर की। पिछले 2-3 वर्षों में कई कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिसमें G20 समिट की बैठक वहाँ पर होना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और काफ़ी चेंज हुआ है। अब जो वहाँ आयोजन करना, आतंकवादी घटनाओं कम होने से अंतर्राष्ट्रीय छवि में सुधार आया है। अब ये तो पॉजिटिव बिंदु हो गए हैं। अब तो क्या चुनौतियाँ अभी भी बरकरार है? मित्रों, आतंकवाद जो कश्मीर घाटी को पहले जलाता रहा है वो अब जम्मू में शिफ्ट हो गया है। यह एक चर्चा का विषय है मित्रों कि और अभी तक 2024 में 15 जवान शहीद हो गए हैं हमारे। तो ये एक बड़ी विडंबना है। इसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, तो जम्मू कश्मीर आतंकवाद पे हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। क्या स्थितियाँ रही है, मैं कोशिश करूँगा इस पर भी एक आम सहमति, आम राय, हमारे लिए जवाब तैयार करना, हमारा उद्देश्य जो है वो करना, वो पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। कश्मीरी पंडितों का एक मुद्दा अभी भी है, उनकी वापसी का मुद्दा। 60,000 कश्मीरी पंडित अपने घर वापस आना चाहते हैं। उनके पुनर्वास के लिए कुछ विशेष उल्लेखनीय प्रयास अभी नहीं हो पाए हैं। बेरोजगारी का एक मुद्दा बरकरार है मित्रों। अभी 35% बेरोजगारी दर है। आप अनुमान लगा लीजिए भारत से कितनी ज़्यादा। 2005 में जो 21% थी, अभी 35% हो चुकी है। तो ये आप ध्यान देना। विधानसभा चुनाव अभी तक वहाँ नहीं हो पाया है और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक वहाँ चुनाव करवाए जाना, हर हाल में चुनाव करवाए जाने के निर्देश सरकार को दिए हैं। तो क्योंकि लोकतंत्र, पिछले 5 साल से चुनाव नहीं होना, कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर प्रश्न उठता है दोस्तों कि भारत में लोकतंत्र कितना बचा है यदि वहाँ की जनता चुनाव में ही भाग नहीं ले रही है। और बड़े उद्योग का एक प्रश्न है कि वहाँ बड़ी इंडस्ट्री लगाए जाने के दावे सरकार द्वारा उस समय बहुत किए गए थे। और जब से जम्मू कश्मीर में शांति, अपेक्षाकृत पहले की शांति आई है, तब से 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी सरकार को प्राप्त हुए हैं, लेकिन कोई बड़ी कंपनियां वहाँ इतनी लग नहीं पाई है दोस्तों। तो ये बात आप, ये चुनौतियों में याद रख लें कि आतंकवाद, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, बेरोजगारी, विधानसभा चुनाव, बड़े उद्योग जैसे मुद्दे अभी भी बरकरार हैं, जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें न्यूज़पेपर में आती है, लेकिन ये जो खबरें हैं इनको जानना आपके लिए अधिक ज़रूरी था, जो मैंने आपके लिए कवर की है। आप मेरे साथ बने रहिए। हम निश्चित रूप से स्वयं में परिवर्तन पाएंगे। आप खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। इसके अलावा ज्ञान जितना ग्रहण किया जाए उतना ही कम माना जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन आपके लिए मैं खुद जो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ उसमें से सिलेक्टेड खबरें निकाल कर अपनी डायरी में नोट करता हूँ। आप देख लीजिए। तो इनका मैं एक छोटा सा वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा, आप देखते रहना। तो किसी दिन अगर आप व्यस्तता में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए तो मेरा छोटा सा वीडियो आपको कनेक्ट करके रखेगा। तो आप एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए कर दीजिए, क्या सुझाव है, क्या परिवर्तन मुझे करना चाहिए। और यदि ये वीडियो प्रासंगिक नहीं है आपके लिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा करने का। आपके सुझाव मैं पूर्ण गंभीरता से लूँगा। और यदि आपको पसंद आया हो तो आप जुड़े रहिए। निश्चित रूप से मैं आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश करता रहूँगा हमेशा। आप मुझसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।